बिहार स्टेट का पेपर कल से प्रारंभ है और कल से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं अलग अलग विषयों की। जब जब जो विषय होगा उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन में भी लगे हुए होंगे। टीम ने लगातार प्रयास किया, आपने लगातार आर्ट ऑफ टीचिंग, जीके जीएस की कक्षाएं देखी, कॉमन सेशंस देखे, जिसके माध्यम से आपने अपने अपने विषय वर्ग के हिसाब से जो कॉमन पार्ट था उसको अच्छे से प्रिपेयर किया। मैथ्स को लेकर के मैं आपको ये सेशन दे रहा हूं जिससे कि आप कुछ प्रश्नों की एनालिसिस कर सकेंगे, प्रीवियस ईयर पैटर्न को मैच करा सकेंगे, उसके हिसाब से अपनी जो है क्वेश्चंस की कनेक्टिविटी को बना के रखेंगे। साथ साथ मैं आपको कल एक मैराथन में कवर करने जा रहा हूं, जो मैथ्स वर्ग के हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। पेपर 1 कक्षा 9 से 10 की जो प्रिपरेशन है उसको मैं एक मैराथन के माध्यम से कल मैं कवर कराऊंगा। शाम को 5 बजे से आप मेरे साथ लाइव जुड़िए। 5 PM से यह क्लास लूंगा मैं और एक ठीक ठाक मैं कनेक्टिविटी की क्लास रखूंगा जिससे कि सभी उन प्रश्नों को या उनके लेवल को जो आपकी परीक्षा में आपसे मिल सकते हैं मैं कवर कराऊंगा। तो 5 बजे से कल मेन चैनल टारगेट विथ आलोक पर अभी से जाकर के अपना नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कक्षा की प्रॉपर जो है शेड्यूल मिल सके। जो मैथ्स वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो 9 से 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लगातार हमारे पास संदेश आए, इसलिए जरूरी था कि इस सेशन को आपको पहुंचाना। और साथ साथ जो आज का सेशन मैं कर रहा हूं उसमें मैं एक PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन का पैटर्न आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन की एनालिसिस करते हुए मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि आपको किस तरह के प्रश्नों को पढ़ने की जरूरत है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न को आप लोग प्रॉपर पढ़ना शुरू करिए, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार स्टेट का पेपर हुआ था जो 18/9/2023 का, उसमें पूछा गया है प्रश्न है और औसत का जो एक क्वेश्चन होता है जो एज बेस होता है, ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। हालांकि एज का भी और एवरेज का भी मैंने सेशन कंबाइंड लिया है टीआरई के लिए, आप लोग वहां से भी अच्छी खासी जो है तैयारी कर सकते हैं। जो लोग का आगे पेपर है उसके लिए इन टाइप के प्रश्नों पर आप अपना फोकस बना के रखिएगा। प्रश्न में परिवार के 7 सदस्यों की औसत उम्र 75 वर्ष है। परिवार में कुल 7 सदस्य हैं, 75 साल उनकी उम्र है। कैसी उम्र है? औसत उम्र है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की उम्र को 75 माना गया है, मतलब काफी बुजुर्ग परिवार है। लेकिन उनमें से 6 की औसत आयु 74 साल है। 74 साल 6 महीने है। ध्यान दीजिएगा, परिवार के 7वें सदस्य की आयु क्या है आपको बताना है। 2 प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप कर सकते हैं। यहां पर परिवार के सदस्यों की आप संख्या रखिए और क्या रखिए? औसत रखिए। चलिए पॉइंट करिएगा, संख्या रखिए, औसत रखिए। 7 सदस्य थे, औसत था 75। कह रहा है कि उसमें एक सदस्य निकाल दें तो सदस्य की संख्या कितनी बनेगी? 6 बनेगी। सदस्य की संख्या 6 बनेगी। अगर एक सदस्य को हम लोग निकाल देते हैं, निकालने का मतलब उसने निकाल के हमें बताया है, 6 बताया है, और उसकी वजह से जो औसत है, मतलब उन 6 सदस्यों की जो औसत है वो आपको दिया है 74 साल 6 महीना। कितना दिया देखिए, मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ, 74 वर्ष 6 माह। आप सबको पता है 6 महीना मतलब आधे साल होता है, इसको हम 74.5 वर्ष लिख सकते हैं, 74.5 वर्ष लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 की तो 75 है, लेकिन 6 की है 74.5। यहां से अगर हम एकदम ट्रेडिशनल, क्योंकि कभी कभी ट्रिक नहीं हो पाता है रेडी आपका जब आप परीक्षा हाल में होते हैं और आपने प्रॉपर अगर नहीं पढ़ा है, एकदम वनडे की तैयारी की तरह नहीं आपने प्रिपेयर किया है, तो आपको ट्रिक नहीं क्लियर होते हैं। और ऐसे में अक्सर आपके लेवल के जो लोग हैं वो लोग ऐसे ट्रेडिशनल ही जाते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। तो ऐसी कंडीशन में योग बराबर औसत गुणे संख्या होगा। आप इसको इससे गुणा करें, 7 × 5 = 35 हो गया, 7 × 7 = 49, 49 × 3 = 52 होता है, 525 हो गया। इसका गुणा करें, 6 × 5 = 30, शून्य हासिल 3 हुआ, 6 × 4 = 24, 3 × 27, 27 के साथ कैरी 2 हुआ, 6 × 7 = 42, 2 कितना होता है? 42 × 2 = 46, 42 × 2 = 44 होता है। 447 यहाँ पर इन 6 सदस्यों की उम्र है। अब आपको निकालना है उस छठे सदस्य, जो मतलब यहाँ पर जो सिंगल एक पर्सन बचा है, 7वां पर्सन, उसकी उम्र कितनी है ये निकालने के लिए आप इससे इसको घटाएं। 15 से 7 8 होता है और 11 से 4 7 होता है। जिस हिसाब से उसकी उम्र 78 साल थी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप इसको देखिए डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर हम इतना कैलकुलेशन ना करते, ऐसे सिंपल करते। देखिए यहाँ पर कभी भी संख्या है और यहाँ पर आपको औसत दिया है। जब 7 सदस्य थे तो उनका औसत कितना था बताएं? 75 था। एक सदस्य जब निकाला गया समूह से तो संख्या हो गई 6, औसत हुआ 74.5, मतलब 0.5 की हुई है कमी, 0.5 की कमी हुई है। और जब किसी समूह से किसी एक सदस्य को निकाल दिया जाता है तो आप इसको कैसे कैलकुलेशन में लाते हैं समझिएगा। आप अगर पुराना औसत लेंगे तो आपको नई संख्या के पास आना होगा, और जो कमी हुई है उस कमी को अर्थात 1/2 के इसके साथ अप्लाई करिए तो होगा 3। और कमी हुई है, अगर एक सदस्य निकला है और यहाँ कमी है तो इसको जाके यहाँ जोड़ना पड़ता है, जोड़ेंगे तो 78 आएगा। वही चीज सेम उल्टा होता है जब यहाँ पर अगर मान लीजिए कमी मतलब एक पर्सन निकला है और यहाँ पर वृद्धि हुई होती तो यही चीज जाकर उधर घट जाती। लेकिन अगर यही चीज जब कोई पर्सन शामिल होता है तो शामिल में अगर कमी है तो जाके घटता है और वृद्धि है तो जाकर जुड़ता है। यह प्रोसेस यहाँ पर टेक्निकली अप्लाई किया जाता है। बाकी ट्रेडिशनल आपने हल कर लिया है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं।
दूसरे प्रश्न पर आइए। एक यदि मूल राशि 50,000 रुपए है, मूल राशि 50,000 रुपए है और 4 वर्षों के लिए 2% की दर है, तो साधारण ब्याज की वैल्यू हमको बतानी है। साधारण ब्याज के कई लेवल के प्रश्न होते हैं। अभी मैंने बिहार स्टेट के लिए बिहार बीपीएससी तैयारी 3.0 के लिए मैंने एक शानदार सा मैराथन लिया था, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सब कुछ अच्छे से कवर किया था। आप उसको देख सकते हैं, तो वहां से काफी कुछ कवर हो जाएगा। प्रिंसिपल आपका 50,000 रुपए है। कितना है? 50,000। समय आपको कितना दिया है? 4 वर्ष। और दर कितनी दिया है? 2%। दर दिया 2%। हमसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज हमने जो फार्मूले पढ़े हैं स्कूल में कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि प्रश्न सिंपल है। लेकिन हम आपको यहाँ पर कंफर्म कर दें कि जब भी कभी एसआई आपको फाइंड करना है तो एसआई दर और समय का कॉम्बिनेशन होता है और कुछ नहीं है। तो 4 दूना कितना होगा? 8%। 8% को हम 8/100 कहेंगे अगर हम कैलकुलेट करें। 4 दूना 8 होता है, 4 25 बार 100 होता है। यह एसआई होगा और यह आपका प्रिंसिपल होगा। ऐसे ही कंपेयर करके किसी भी प्रश्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर 25 में जो 2 जोड़ देते हो तो अमाउंट भी प्राप्त हो जाता है। साधारण ब्याज की वैल्यू हमको बतानी है। साधारण ब्याज एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, देखिए कैसे निकालेंगे। आपको जैसे मूलधन दिया है 50,000 ना, 25 की तुलना कर दे 50,000 से, 25 बराबर 50,000। और निकालना क्या है? एसआई। एसआई मतलब 2। 25 दूना 50 होता है, 2,000 हो जाएगा। 2,000 का गुणा 2 से कर दें, 4,000 हो जाएगा। 4,000 यहाँ पर साधारण ब्याज होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। यह स्टेट परीक्षा 18/9/2023 को पूछा गया प्रश्न। लेटेस्ट पैटर्न पर चलिएगा तो ज्यादा अच्छा आपको यहाँ पर इसका फायदा मिलेगा। तीसरे प्रश्न पर आइए। इस तरह से देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सिंपल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। 0.75 और बहुत आता है इस टाइप का प्रश्न। आप देख लीजिएगा पेपर उठा करके। ये भी देखिए स्टेट 18/9/2023 का ही पेपर है। 0.75 है। 0.75 को आप 0.75 और भिन्न में लिखना है। अभिष्ट अंश का मान क्या होगा आपको डिसाइड करना है। दशमलव हटा दे, 2 जीरो बढ़ा दे, 2 जीरो बढ़ा दे। 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4 इसकी वैल्यू होगी। कभी कभी यही चीज आपसे ऐसे पूछ लेगा। फिलहाल इसका तो आंसर आप नोट ही कर सकते हैं, बी ऑप्शन है। लेकिन कभी कभी ऐसे पूछ लेगा 0.75% क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले सकता है। तो आप 2 काम करिए। एक तो दशमलव हटाएं, पहले लिखिए 75 और दशमलव हटाएं, ये वाला दशमलव देखिए हटाएं तो 2 जीरो आया, और यह परसेंटेज हटाया तो 2 जीरो और आया। तो आप यहाँ पर 75/10,000 इसको लिखते हैं। अगर ऐसी जरूरत होती तो 25 या 75, 25 चौके 100, 400 हो जाता। तो ऐसी कंडीशन में 3/400 आता। समझ रहे हैं ना? इस टाइप से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो इसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको भिन्न के, परसेंटेज के फॉर्म में और अलग अलग तरीके से आपको मिल सकते हैं एग्जाम में फेस करने को। 2 संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य भाजक 8 है। अब सामान्य भाजक को कॉमन यहाँ पर डिवीजर बोला जा रहा है। कॉमन डिवीजर देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है और वर्डिंग ऐसे कंफ्यूज करती है कि हमको लगता है यार क्या है, एचसीएफ है कि एलसीएम है, कैसे करना है। भाजक मतलब जो भाग दे, और जो भाग देता है वो आपका एचसीएफ होता है। एचसीएफ ही हमेशा नहीं होता है, लेकिन भाग देने वाला नंबर संख्याओं से छोटा होता है, इसको जानिएगा आप लोग। जबकि उन सब का या उनमें सबसे छोटा सामान्य गुणज, सामान्य मतलब कॉमन। अब यहाँ पर कॉमन को सामान्य से रिलेट किया गया है। सामान्य मतलब कॉमन, कॉमन से रिलेट किया गया है। सामान्य गुणज, गुणज मतलब मल्टीपल। जो पहाड़े में आती संख्या वो क्या कहलाती है? गुणज कहलाती है। जो आपके टेबल में आए, कोई नंबर अगर लिया तो इसकी कनेक्टिविटी आप एलसीएम से ले जा सकते हैं। तो मतलब एक प्रकार से एचसीएफ आपको दिया है 8 और एलसीएम दिया है आपको, ध्यान से देखिएगा, एलसीएम आपको कितना दिया है? 144। इसमें एक संख्या आपको दिया है 16। तो आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो इसको एक सिंपल फार्मूले से अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आप देख रहे हैं कि 18/9/2023 का ही पेपर है। इसी पैटर्न पर हम लोग देख सकते हैं। कभी भी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होती है। तो एलसीएम कितना है? 144 है। एचसीएफ हमको दिया है 8, पहली संख्या है 16। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ऐसे जब भी कभी कोई प्रश्न आए तो यहाँ पर देखिए, अगर 2 संख्याएं हम कभी सोचते हैं ए और बी, और उनका अगर हमारे पास यहाँ पर एचसीएफ कोई कहे करने को और एलसीएम कोई कहे करने को, ध्यान से देखिएगा। एचसीएफ दी गई संख्याओं को पूर्णता विभाजित करता है, संख्याएं एलसीएम को पूर्णता विभाजित करती हैं, साथ साथ एचसीएफ भी एलसीएम को पूर्णता विभाजित करता है। एचसीएफ किसी भी संख्या से बड़ा नहीं होता है, मतलब दी गई सभी संख्याओं में सबसे छोटा या उससे भी छोटा होता है। एलसीएम किसी भी संख्या से छोटा नहीं होता, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ा या उनसे भी बड़ा होता है। साथ साथ जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि एचसीएफ संख्याओं को भी काटता है, लासा को भी काटता है। तो क्या अपना एचसीएफ ऐसा कर रहा है? 8 इसको भी काट रहा है, 8 संख्या को भी काट रहा है, अच्छी बात है। लासा संख्याओं से भी कट रही है, एचसीएफ से भी कट रही है, तो प्रॉपर कट रही 16 से भी, 8 से भी। तब इस रूल को सीधा साधा लगाओ, आंसर आ जाएगा। बी करिए तो 16 9 144 होता है, 9 8 72 होता है। दूसरी संख्या देखिए ध्यान से, आपका कितना हो जाएगा? 72, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस प्रश्न को भी अच्छे से नोट कर लें, कंफर्म कर लें। ये आपका चौथा डन होता है। क्लियर? इसको देखिए,
यदि इमारत की ऊंचाई और इमारत के पैर से एक बिंदु तक की दूरी को, बहुत ध्यान से देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का बढ़िया क्वेश्चन है और अक्सर कंफ्यूज होंगे लोग इसमें। इमारत की ऊंचाई, एक इमारत है जैसे ऐसे देखिए उसकी हाइट है, और इमारत के पैर से, ये उसका फुट है और इसका टॉप है, इससे एक बिंदु तक की दूरी 20% अगर बढ़ जाती है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, जैसे हमारे पास हम कहने को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, इसको देखिएगा समझिएगा, जैसे अपनी एक बिल्डिंग है या उसकी अपनी एक सर्टेन हाइट है और यहाँ से एक सर्टेन दूरी है, मतलब यहाँ से दूरी है, एक पर्सन यहाँ से खड़ा होकर अगर किसी एक एंगल को, जैसे यहाँ पर सन है, सन रेज को देख रहा है और इस समय एंगल ऑफ एलिवेशन को जनरेट कर रहा है। अब पर्सन जैसे जैसे इमारत से दूर होगा यह कोण छोटा होता जाएगा, कोण छोटा होता जाएगा और दूर होगा और छोटा हो जाएगा। जितना ही इमारत के क्लोज आएगा उतना ही कोण बड़ा होता जाएगा। धीरे धीरे यहाँ जब पहुंचेगा तो ऐसे सर उठा के देखेगा, सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री से ऊपर नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद एलिवेशन जनरेट नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए जो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि एक हाइट थी, मतलब ये इमारत थी, इमारत की हाइट है, इसका फुट है, कह रहा है कि हाइट को भी 20% बढ़ाया, 20% इंक्रीज किया, और फुट मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस थी उसको भी 20% बढ़ाया, ठीक है, हाइट को भी बढ़ाया और इसको भी 20% बढ़ाया, इंक्रीज किया। तो जैसे मान लो पहले एलिवेशन इतना था, अभी अगर सेम इंक्रीज इधर भी कर रहे हैं, सेम इंक्रीज इधर भी कर रहे हैं, तो जो एलिवेशन बनेगा, कोण जो बनेगा वो क्या रहेगा इस समय, क्योंकि जो ए पैटर्न था, ए रेशियो था, सेम टू सेम इंक्रीज भी उसी फॉर्मेट में हुआ है। तो अगर यहाँ पर कोण एलिवेशन थीटा था तो श्योर मान लो यहाँ पर भी कोण क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा, क्योंकि सेम चेंजेस हो रहे हैं ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये ना बढ़ा होता तो कोण आपका घट जाता, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बढ़ता है नहीं, घटता है नहीं बदलेगा, कोण आपका सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। यह भी देखिए 18/9/2023 को पूछा गया प्रश्न है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न भी फेस करने को आपको मिल सकते हैं। अगर रिपीट कर गया तो अच्छी बात है, नहीं रिपीट कर गया तो इस टाइप का पैटर्न तो आपको एग्जाम में दिखेगा। आगे देखिएगा, 6250 की धनराशि पर 12% साधारण ब्याज के, देखिए प्रश्न आ रहे हैं, रिपीट भी कर रहे हैं। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज हमको बताना। एकदम सेम इसी टाइप का प्रश्न हमने किया भी था। प्रिंसिपल है 6250 रुपए, ब्याज की दर कितनी है, 12% पर एनम है, और समय कितना दिया बताएं, समय यहाँ पर 3 वर्ष दिया है। हम लोगों से क्या है, साधारण ब्याज ज्ञात करो, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा समझने की कोशिश करिएगा। फिर वही जैसे अब पैटर्न हमने पढ़ा था कि साधारण ब्याज का नियम क्या होता है। साधारण ब्याज का जो नियम होगा वो दर और समय का कॉम्बिनेशन होगा। 12 कितना हुआ, 36% हुआ। 36% को आप 36/100 लिखेंगे, ठीक है, 4 9 बार 36 होता है, 4 25 बार 100 होगा, ये एसआई होगा और ये आपका प्रिंसिपल होगा। अब आपको जैसे इस प्रश्न में भी देखिए प्रिंसिपल दिया है जो 25 है, 25 का मान 6250 है। आपसे क्या पूछ रहा है, ब्याज ना, ब्याज अपना कितना है, 9 है। 25 से डिवाइड करें, 25 दूना 50 और 25 पंचे 125 और 0 हो गया। 9 से गुणा कर दें इसको, 0 5 9 5 45 की 5 हासिल 4, 9 दूना 18 4 22, 2250 हो रहा है, जो कि आपके सामने है। ए ऑप्शन है, राइट सोल्यूशन है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले ऑप्शन को इसको नोट करिए, छठा प्रश्न है, करेक्ट सोल्यूशन है ए ऑप्शन, 2250 रुपए आप नोट करिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इस टाइप का देखिए सरलीकरण का भी प्रश्न आप प्रिपेयर करिए। इस परीक्षा में आपको इस तरह के भी क्वेश्चन दिखे हैं, बहुत आसानी से देखकर बता सकते हैं। जैसे सरलीकरण में देखिए क्या दिखा है, 4.7 13.26 4.7 9.43 प्लस 4.7 इंटू 77.31 है। इस टाइप का एक पैटर्न है आपके पास। अब आप इसको समझिएगा। 4.7 जैसे पहले देखो तो एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो 4.7 सब में कॉमन है, और यहाँ पर 13.26 लिखें, 9.43 लिखें और 77.31 लिखें। इसको करिए, यहाँ 4.7 करें और इनको जोड़ें बराबर, जोड़िए 13 9 22 है, 22 और 77, 22 77 20 आपका कितना होता है, 97 99। अगर इनको पूरा जोड़ दे तो एक हो जाएगा 0.26 0.43 0.31। एक प्रकार से पूरा प्रोडक्ट मतलब जुड़ करके 100 होगा। 100 का गुणा जब 4.7 से करेंगे तो 47 के बाद 2 जीरो आएगा, 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, 470 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। बी ऑप्शन 470 द राइट सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर आपका बी है। 7वां प्रश्न आपका डन होता है। आप इसको तैयार करिए, इस टाइप के क्वेश्चन पर भी फोकस्ड रहिए। अब देखिए दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप सबकी टीचिंग की परीक्षाओं में, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम दिया है 14,560 और उनका एचसीएफ दिया है 13। यदि उनमें से एक संख्या, मैंने इसी पर डिस्कशन अभी किया था, एलसीएम ध्यान से देखिएगा इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है।
अब आप देखो एलसीएम कितना है 14,560 है, एचसीएफ कितना है 13 है, पहली संख्या है 416, दूसरी संख्या हमको बताना है। सेम उसी पैटर्न पर हम लोग फॉलो करते हैं, इसी पैटर्न को और लगाते हैं। 13 से डिवाइड करिए इसको, 13 तिया 39, 2 13 दूना 26। अब इसको भाग करें, देखो अगर डायरेक्ट 32 का पहाड़ा नहीं आ रहा है 8 से डिवाइड करो, 8 चौके 32, 8 एक के 8, 6 14 6, 8 8 64 होता है, 8 दूना 16, 0 हो गया। 4 से फिर इसको काट दे, 4 चौके 16, 2 2 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। इस प्रकार से 455 होगा। 455 राइट सोल्यूशन होगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए करेक्ट हल है। आप लोग देख लीजिए, कल की परीक्षाओं में ऐसे पैटर्न मिल जाए, ऐसे प्रश्न मिल जाए, ये रिलेशन मिल जाए तो ये आपके लिए काम आएगा। 8वां नंबर डन होता है, ठीक है। अब 9वां देखिएगा, एक आदमी की छाया की लंबाई, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस बड़ा उपयोगी है आपके यहाँ, हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न आपको दिखेगा। एक छाया की लंबाई, आदमी की लंबाई, छाया कैसे कहाँ बनती है, जैसे मान लो हम खड़े हैं तो हमारे नीचे देखिए हमारी इमेज या जो शैडो कहते हैं वो बनती है, छाया की तरह बनती है। ये पर्सन है, देखिए ध्यान से, ऐसे पर्सन होता है। अब पर्सन को हम ऐसे नहीं बना करके ऐसे बना दे, सिंपली एक पर्सन ऐसे क्रिएट कर दिया, ये देखो पर्सन की तरह, ये पर्सन है। पर्सन देखो, आदमी की छाया की लंबाई, छाया ये है पर्सन की, ये पर्सन है, आदमी है, और ये उसकी क्या है, शैडो है, छाया है। आदमी की ऊंचाई की 1/√3 गुना है। तो अगर आदमी की ऊंचाई यहाँ पर यच है, यह क्या होगा पता है, यच गुणे 1/√3 है। इसको थोड़ा सा ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब पूछा सूर्य का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे सन रेज होती है, जब यहाँ से अगर कोई ऑब्जर्व करेगा उस आदमी की हाइट को, जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो हम उन्नयन कोण कब बनता है, जैसे हम अपने आंखों को ऐसे सीधा करके बेस लाइन ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, तो इस समय बेस लाइन अगर हमारी सीधी होती है तो इस समय कोई एलिवेशन नहीं होता है। जैसे हम टॉप की चीजें अगर ऊपर देखते हैं तो तुरंत उस बेस लाइन के साथ देखो कोण बनता है, यही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और अगर हमें नीचे देखना होता है तो अपनी पलकों को झुकाना पड़ता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, अवनमन कोण कहलाता है। इसको थोड़ा प्रेजेंट करिए, देखिए कैसे इसको लिखा जाए। जैसे मान लो आदमी की हाइट 1 है, आदमी की हाइट 1 है, तो छाया की लंबाई, छाया कितनी है, 1/√3 है। इसका मतलब इधर √3 होगा, इधर 1, अर्थात √3:1 कह सकते हैं कि आदमी अगर √3 है, आदमी √3 है तो उसकी छाया कितनी होगी पता है, उसकी छाया को आप लोग केवल 1 लिखेंगे। यही उनका कॉन्सेप्ट है। इसका 1/√3 करिए तो आपको एग्जैक्टली 1 प्राप्त हो जाएगा। यही तो बोला ना, 1/√3 करिए तो आपको, जो जैसे इसने कहा ना कि आदमी की छाया की लंबाई आदमी की ऊंचाई की 1/√3 है, ठीक। तो सूर्य का हमको क्या बताना है, उन्नयन कोण बताना है, कितना हो जाएगा। यहाँ पर कोण कितना होता है, थीटा, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, थीटा। आप चाहे जैसे डेटा लिखा था उस डेटा का भी उपयोग कर सकते हैं, मैं दोनों से आपको करके दिखा देता हूँ। और अगर हमें जब भी थीटा का उपयोग करना है तो थीटा के सामने की भुजा होती है परपेंडिकुलर, लंब जिसको कहते हैं, और जिस पर कोण बना होता है वो बेस कहलाता है। तो tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर मतलब हाइट और बेस आप देख ही रहे हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू, उसको अगर एच ही लिख दें आप और नीचे आप 1/√3 इंटू एच लिख दें, ऐसे जैसे लिख रहा हूं, तो आप सिंपली समझो कि एच रहेगा ऊपर अपॉन 1 और √3 ऊपर चला जाएगा और एच नीचे आ जाएगी। एच से खत्म होगा तो √3 बचेगा केवल, वही डायरेक्टली √3/1 लिख देते तब भी वही बात होती। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बताएं, √3। और इतनी त्रिकोणमिति सबको आती होगी कि आप लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर tan 60, क्योंकि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो कंपेयर कर दो, थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का आप नोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह जो क्वेश्चन कुछ कराए गए एक काम आपको आए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं कल जो है 5 बजे एक अच्छी मैराथन लेकर आपके सामने रहूंगा, सभी उन प्रश्नों को कवर कराऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 9 से 10 वाले जरूर सेशन में शामिल हुए। बाकी आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।